स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। बड़े भाई साहब क्लास 10 हिंदी क्वेश्चन आंसर के साथ आ चुका हूं। यह आपको स्पर्श बुक चैप्टर 10 में दिया गया है और इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, इससे शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, कहानी आप पढ़ोगे तो छोटे भाई जो है वो अधिक समय अपना कहाँ व्यतीत करते थे, तो खेल कूद में, पतंगे उड़ाने में या मैदानों में, क्रिकेट खेलने में, दीवालों पर चढ़ करके वहां से कूदना, गिल्ली डंडा खेलना, इन सभी खेलों में वो अधिक से अधिक समय व्यतीत करते थे। जबकि बड़े भाई साहब उन्हें समझाते हैं कि उन्हें पढ़ाई में भी समय लगाना चाहिए। वे खेलने कूदने से उन्हें मना नहीं करते थे। वे समझाते थे कि वो समान रूप से पढ़ाई में भी अपना ध्यान लगाए। जितना ध्यान वे खेलकूद में लगाते हैं उतना ही समान ध्यान वो पढ़ाई में भी लगाए। लेकिन लेखक यहाँ क्या करते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं और खेलते बहुत ज्यादा है, इसीलिए वे उन्हें डांटते हैं। और उनका डांट फटकार का ही यही जो असर रहा था। अब लेखक भी क्या करते हैं, लेखक भी तो अपने बड़े भाई साहब को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके हर बात को मानते हैं, उन्हें जवाब नहीं देते हैं। लेकिन वे उनसे बच करके खेलने निकल जाते हैं। तो वही लेखक के बड़े भाई साहब जो है उन्हें समझाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। और यही डांट फटकार का जो असर है, वे 2 बार जो है वो अपनी कक्षा में अव्वल आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत है? देखिए, बड़े साहब कहानी में लेखक को समझाते हैं कि शिक्षा प्रणाली जो है वो किस तरह अपने चरम सीमा पर है, या किस तरह से जो व्यवस्था है बहुत ही खराब है। और वैसे खराब व्यवस्था में लेखक को अधिक से अधिक पढ़ाई करना चाहिए, बताते हैं। और व्यंग करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे रटने की प्रक्रिया ज्यादा है, यानी कि समझदारी बहुत कम है, कि कितने ज्ञान है नहीं है उस पर बल नहीं दिया जाता है, जबकि रटने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। कोई चीज लिखना हो, कोई लेख लिखना हो तो 4-4 पन्ने लिखना होता है, और वो भी क्या, शॉर्ट में कहा जाता है 4-4 पन्ने लिखे। अगर लॉन्ग में कहा जाए तो 100-200 पन्ने ही लिखा जाए। इस तरह से व्यंग करते हुए कहते हैं कि शिक्षा प्रणाली ज्यादा से ज्यादा क्या है, तो वो अधिक बल समझने पर नहीं बल्कि क्या करते हैं, तो रटने पर बल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? लेखक के बड़े भाई साहब लेखक को समझाते हुए कहते हैं कि पढ़ना बहुत जरूरी है। और पढ़ने से ज्यादा जो है, वे समझाते हुए कहते हैं कि पढ़ने से ज्यादा अनुभव जो है वो बहुत जरूरी है। यानी कि ये अनुभव कहाँ से आएगा, तो बुद्धि से, पढ़ने से, या चारों तरफ देखने से। समझाते हुए कहते हैं, अगर लेख बड़े भाई साहब अगर बीमार पड़ जाए तो लेखक को समझ में कुछ नहीं आएगा, और वे सीधा कॉल किसको करेंगे या पत्र की तार किसको भेजेंगे, तो तार भेजेंगे दादा को, यानी कि अपने पापा को घर भेजेंगे तार, कि बड़े भाई साहब बीमार पड़ गए हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर वही दादा अगर होंगे तो वो क्या करेंगे, कहते हैं कि वो क्या करेंगे, अपने समझ के सबसे पहले तो खुद ही इलाज करने की कोशिश करेंगे, फिर समझ में ना आए तो अस्पताल लेकर के जाएंगे। उन्हें किसी से कुछ मदद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जब यहाँ पे लेखक को तो मदद लेने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि लेखक के पास कोई अनुभव नहीं है ऐसा कुछ। तो अपने से बड़े के पास जो है अनुभव का बहुत ही भंडार रहता है। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, बड़ों के अनुभव को समझना चाहिए, बड़ों से ज्ञान लेना चाहिए, उनके अनुभव से हमें सीखना चाहिए, ये बताते हैं। और ये अनुभव जो है उससे जीवन का समझ विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? देखिए यहाँ पे जब क्या करते हैं, बड़े भाई साहब बार बार लेखक को समझाते हैं कि उन्हें पढ़ना चाहिए और उन्हें समय ज्यादा व्यतीत नहीं करना चाहिए। ऐसे में जब लेखक क्या करते हैं, तो 2 बार यहाँ पे अव्वल हो जाते हैं, अव्वल, और जो बड़े भाई साहब हैं वो फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में लेखक का जो स्वभाव है बड़े भाई से थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। वो क्या करते हैं, तो अब बड़े भाई से ज्यादा बातें नहीं सुनने लगते हैं, उनसे बच करके ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो व्यतीत करते हैं खेलने में। ऐसे में लेखक एक दिन समझाते हैं कि उनकी भी तो इच्छा है कि वे भी खेलेंगे, लेकिन वे क्या करते हैं, अगर वे खुद ही अगर गलत रास्ते पर चले तो अपने छोटे भाई को क्या सीख देंगे, क्या समझाएंगे? उनकी भी इच्छा होती है कि वे भी का मैच देखने जाए, फुटबॉल का मैच देखने जाए। लेकिन फिर भी इन सभी इच्छाओं को मार करके वो क्या करते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं। लगातार वे मेहनत करते रहते हैं ताकि अपने छोटे भाई को, छोटे भाई के लिए क्या बने, तो प्रेरणा का स्रोत बने। ऐसे में जब समझाते हैं तो लेखक के आंखों में भी आंसू आ जाता है। वो समझ जाते हैं कि बड़े भाई साहब
कितना उनके लिए करते हैं, और उनके मन में जो है श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाता है और वे भी अपने जिम्मेदारियों को समझ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। देखिए, बड़े भाई साहब जो है वो दिन रात पढ़ते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बार बार वो फेल होते हैं लेकिन फिर भी वो मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं। और मेहनत करना इसलिए नहीं छोड़ते हैं ताकि वे सोचते हैं कि अगर वे खुद मेहनत करने छोड़ दे तो वे बड़े भाई पर इसका असर जो है वो गलत असर पड़ेगा। इसलिए वे क्या करते हैं, लगातार मेहनत करते जाते हैं। और पढ़ाई पढ़ाई में जब मन नहीं लगता तो मन को लगाने के लिए वो क्या करते हैं, दिमाग को रेस्ट देने के लिए वो क्या करते हैं, चित्रकारी करते हैं, कविताएं लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, पढ़ने में कुछ ऐसे ऐसे शब्द लिखते हैं जिसका कोई अर्थ ना हो, लेकिन पढ़ाई वो लगातार करते रहते हैं और बार बार मेहनत करते हैं। उनका मानना है कि जो नींव है वो मजबूत होना चाहिए ताकि जो घर भी है वो मजबूत बने। फिर कहते हैं वो अनुशासन प्रिय है, अनुशासन में रहने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि अपने भाई को भी क्या कर सके, तो अनुशासन में ला सके। तो ये सभी बातें जो है लेखक जो राइटर जो सॉरी जो बड़े भाई साहब है वो लेखक को भी बताते हैं कि तुम भी क्या करो, अनुभव से सीखो, हमसे ही सीखो, क्योंकि हम भी तो इतना मेहनत करते हैं। ये सभी चीजें जो है बड़े भाई साहब बताते हैं और उनके स्वभावगत विशेषताएं अगर आप देख लोगे तो वे बहुत ही सिद्धांत प्रिय है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण माना है। देखिए, जीवन में आप देखोगे तो अनुभव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एक जिंदगी में आपके पास अगर कोई अनुभव नहीं होगा तो आप भले ही बहुत किताबें पढ़ लिए हो, जीवन का अनुभव नहीं होगा तो वो सभी किताबी ज्ञान जो है धरा का धराया रह जाएगा। क्योंकि हमें किताब में तो पढ़ाया जाता है कुछ करने के लिए, लेकिन जीवन में हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या स्टैंड लेना चाहिए, हमें पता कैसे चलेगा, तो जीवन के जब अनुभव होगा तभी। तो ये अनुभव जो है हमारे बड़ों के पास जो है अनुभव काफी ज्यादा होती है, तो उन्हें हमसे अनुभव सीखना चाहिए। किताबी ज्ञान से तो हमें ज्ञान सीखना चाहिए, लेकिन ये अनुभव किसके पास से आएगा, तो जो बड़ों को हम देखेंगे, हमसे जो बड़े हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वे हमें जो ज्ञान दे करके गए हैं, अपने जीवन की जो अनुभव है हमें बताए हैं, उनसे सीखना चाहिए। तो इससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन हो जाता है, तो अनुभव। यहाँ पे एक चीज और आप देख लोगे कि यहाँ बड़े भाई साहब क्या करते हैं, तो उदाहरण देते हुए बताते हैं कि अगर बड़े भाई साहब बीमार पड़ जाते हैं तो लेखक वे क्या करेंगे, तो उनके पास एक ही चारा रहेगा, वो तार भेज देंगे किसे, दादा को। वो और कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पास जीवन का कोई अनुभव नहीं है कि उस समय उसे क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन वही अगर दादा होंगे तो क्या करेंगे, वो तो सबसे पहले खुद उपचार करने की कोशिश करेंगे, और फिर भी अगर बात ना बनी तो वो क्या करेंगे, जाकर के अस्पताल लेकर के जाएंगे। तो ये उदाहरण दे करके लेखक को समझाने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे भाव स्पष्ट करना है। इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं इम्तिहान पास करने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं, लेकिन वे हम लोग रट क्यों रहे हैं, आखिर हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि बुद्धि का विकास करने के लिए। और बुद्धि का विकास अगर जब तक हो ना हो तो हम लोग को इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ करके कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए कहा गया इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हम रट करके बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ने के बाद भी हमारे अंदर बुद्धि का विकास ना हुआ हो तो वो सार्थक नहीं माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार घुरकियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। यहाँ पे लेखक बताते हैं, शुरुआत में ही बताते हैं ना कि कहते हैं कि उन्हें क्या करना, खेलना कूदना बहुत पसंद है। वो थोड़ा सा भी समय मिलता तो वो खेल कूद के लिए निकल जाते थे, यानी कि पढ़ते बहुत कम थे लेकिन खेलते बहुत ज्यादा थे। जब भी वो पढ़ने के लिए बैठते तो उनका ध्यान चला जाता कहाँ, मैदानों की तरफ, हरियाली मैदानों की तरफ, खेल कूद में क्रिकेट की तरफ, या गिल्ली डंडा, या उनके दोस्त हैं उनके तरफ, या खींचे चले जाते थे किस तरफ, तो दीवालों पर चढ़ करके वो कूदना। तो ये सभी बातें उन्हें याद आ जाता और उनके तरफ खींचे हुए चले जाते थे। तो वही कहते हैं कि फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह माया को जो है भूल नहीं पाता है, यानी कि कोई देखो कि मृत्यु के कगार पर हो, फिर भी उन्हें माया जो है उन्हें घेरे रहता है, यानी कि कोई चीज के से लगाव जो है उन्हें घेरे रहता है। अब कोई देखो कि मर रहा है लेकिन उसका पैसा कोई छीन ले,
तो उसको उस समय मौत जो है वो नहीं दिखेगा, बल्कि पैसा दिखेगा कि वो पैसा जो है लोग छीन रहा है। तो ये सभी चीजें जो है लेखक भी कहते हैं कि उन्हें उस समय क्या लग रहा है, तो उन्हें खेलना कूदना बहुत पसंद है, इस वजह से वो खेल कूद को छोड़ नहीं सकते थे, उसका तिरस्कार नहीं कर पाते थे, जबकि बड़े भाई साहब जो है उन्हें डांट देते थे बार बार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने। यहां पे बड़े भाई साहब क्या करते, उदाहरण देते हुए कहते हैं, बताते हैं कि बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने, यानी कि कोई भी चीज का जो नींव है वो मजबूत रखनी चाहिए, और जब तक मजबूत ना हो, यानी कि पेड़ की अगर जड़ ना हो तो पेड़ क्या होगा, गिर जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर बुनियाद मजबूत ना हो तो मकान भी क्या होगा, वो गिर जाएगा। इसलिए मकान की नींव भी टिकाऊ रखना चाहिए, मजबूत रखना चाहिए। यहाँ पे जो बड़े से भाई साहब है वो समझाते हैं कि हमें बार बार अध्ययन करना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए। अगर चीजों को हम लोग नहीं समझेंगे तो हमारा सभी रटा रटाया चीज जो है वो धरा का धराया रह जाएगा। इसलिए कहते हैं बुनियाद हमें अधिक इस तरह से मजबूत करना चाहिए कि हम हमारा जो भी ज्ञान है वो आगे भी काम आए। तो यहाँ पे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो गहन अध्ययन करना पड़ेगा, बड़े लोगों से सीखना पड़ेगा। और जब हम लोग बड़े लोगों से सीखेंगे, उनके अनुभवों को हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा जो जीवन है वो जीवन में जो संघर्ष है वो मजबूत होगा, शिक्षा जो है वो मजबूत होगी, यानी कि किसी भी चीज को हम लोग क्या करेंगे, आसानी से समझ पाएंगे और जीवन जी पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पाथिक की ओर जो बंद राति से आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्करण ग्रहण करने जा रही हो। यहाँ पे जो लेखक है वो बताते हैं कि वो पतंग उड़ने के लिए आगे जा रहे थे, यानी कि यहाँ पे एक बचपन के दिनों की बात यहाँ पे की गई है कि किस तरह हम लोग खेल कूद में इस तरह से मग्न हो जाते हैं कि हमें किसी भी चीज की जो है वो ध्यान नहीं रहता है। तो यहाँ लेखक जब जा रहे थे दौड़ करके पतंग उड़ने के लिए, तो उनका ध्यान जो है वो आसमान की तरफ है। अब आसमान की तरफ है तो उन्हें किसी भी चीज की जो उनको अंदेशा नहीं है कि कोई आगे घटना भी घट सकता है, तो वो आकाश की तरफ देखते हुए दौड़ते हुए जा रहे हैं। किसी से टकरा जाएंगे या ठेस लग करके गिर जाएंगे, उन्हें कोई भी चीज की फिक्र नहीं थी। ऐसे में वो कहते हैं आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पाथिक की ओर। तो आकाशगामी पाथिक कौन है, तो वो है पतंग। तो पतंग को देखते हुए वे जा रहे थे, और जाते हुए वे क्या करते हैं, आगे तो किससे टकरा जाते हैं, तो बड़े भाई साहब से टकरा जाते हैं। तो उनका जो मन है, अब टकरा जाते हैं बड़े भाई साहब, तब उन्हें समझाते हैं। तो ये है, आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।